हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल केमिस्ट्री लैब्स पर। मेरा नाम है राजेश मिस्त्री। लास्ट सीरीज में हमने बात करी थी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज कैसे फंक्शन करती है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या हैं और उस डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस क्या है। उसमें हमने एक डिपार्टमेंट देखा था कि एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी, एडीएल डिपार्टमेंट, वो कैसे काम करता है और उसके फंक्शंस क्या है। जैसे एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट, मेथड वैलिडेशन और मेथड ट्रांसफर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमने ब्रीफ में जाना था। कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग में, आर&डी में और क्यूसी रिलेटेड वर्क करता है और उसमें उसके फंक्शंस कैसे काम आते हैं, कैसे इंपॉर्टेंस है उसके फंक्शंस का। मतलब मेनली एडीएल का जो इम्पोर्टेंस है और उसका जो काम है, फंक्शन है, वो हमने जाना था। उसमें हमने आईसीएच गाइडलाइंस के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करी थी, मोनोग्राफ के बारे में भी थोड़ी बात करी थी, आई मीन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, जो फार्माकोपिया होती है उसके बारे में भी थोड़ी बात करी थी। तो आप उस एपिसोड को फिर से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पर क्लिक करके रिफर कर सकते हैं। अभी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज के अंदर हम जानेंगे कि मेनली एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरीज के अंदर जो मेथड डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। उसके बाद दूसरी सीरीज में हम बात करेंगे मेथड वैलिडेशन, राइट। तो मेथड डेवलपमेंट किस तरह से होता है, क्या क्या उसके फंक्शन है और उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और मेनली मेथड डेवलपमेंट के अंदर हम देखेंगे कि एचपीएलसी, जीसी और डिसोल्यूशन जैसे इंस्ट्रूमेंट से मेथड डेवलपमेंट कैसे की जाती है, क्यों मेथड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, जरूरत नहीं है, वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। लेकिन मेथड डेवलपमेंट के ऊपर जंप करने से पहले हमें दो टर्म्स समझनी बहुत जरूरी है। क्या है वो दो टर्म्स? पहली है आईसीएच गाइडलाइंस और दूसरी है फार्माकोपिया, राइट। फार्माकोपिया के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं आईसीएच क्या है। आईसीएच गाइडलाइंस, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ व्हाट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, पर्टिकुलरली फॉर ह्यूमन यूज, जो ड्रग्स ह्यूमन के लिए यूज होती है उसके लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो होती है उसका हार्मोनाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग कंपनीज के अंदर एक ही ड्रग अगर बन रही है, आप समझिए कि उसका उसका मैन्युफैक्चरिंग अलग होगा, उसका एनालिसिस अलग होगा, टेक्निकल पॉइंट्स अलग होंगे। तो हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे सब अलग होगा। तो वेरिएशन, उसके जो रिजल्ट्स है, टेक्निकल डेटा है, उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा। ऐसा ना हो, ड्रग ह्यूमन पर्पस से बनाई गई है और उसका सटीक उपयोग हो, उसके लिए सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का हार्मोनाइजेशन होना जरूरी है। एक ऐसी जगह जहां से लोग उसको फॉलो करें, ग्लोबली वो फॉलो हो और रेगुलराइज हो, टोटल डेटा और सब कुछ, जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एनालिसिस हो गया, कुछ भी, सभी वहीं से रेगुलराइज हो। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे, अगर हम मेथड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे, राइट। कि अगर मैं यहाँ पे एक मेथड डेवलप कर रहा हूँ किसी एक्स ड्रग के लिए, दूसरी कोई कंपनी के अंदर कोई एनालिसिस साइंटिस्ट उसी ड्रग के लिए मेथड डेवलप कर रहा है, ऐसा समझिए कि मैं एचपीएलसी है। लेकिन जो वो मेथड डेवलप करेगा और मैं मेथड डेवलप करूंगा वो अलग होगी, उसके चांसेस है कि रिजल्ट्स भी वेरी करेंगे। तो बहुत सारी क्वेरीज जनरेट होगी, ऐसा ना हो। इसीलिए आईसीएच गाइडलाइन क्या करता है कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है मेथड डेवलप करने की, वो प्रोवाइड करवाता है कि इसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को अगर आपकी मेथड फुलफिल करती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होगा कि दो लोगों ने जो अलग अलग मेथड डेवलप की है उसके रिजल्ट सेम ही आएंगे।
उसके सर्टेन पैरामीटर्स दिए हैं कि आपकी मेथड इस पैरामीटर्स के अंदर फॉल होनी चाहिए। अगर वो फॉल होती है और वो उसमें पास करती है तो मेथड ऑलमोस्ट सेम होगी। तो इस तरह से ये छोटा सा एग्जांपल है। ये आप अगर इसको ब्रॉड इमेज में देखेंगे तो हर एक चीज के अंदर हार्मोनाइजेशन करके एक रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट दी गई है, तो वो हार्मोनाइजेशन का काम आईसीएच करती है। आईसीएच के अंदर क्वालिटी के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है, राइट। तो जो क्वालिटी के रिलेटेड गाइडलाइंस है वो एडीएल, क्यूसी और जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी के रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वो सब उसको रिफर करते हैं। वैसे बहुत सारी गाइडलाइंस है, राइट, लेकिन क्वालिटी के रिगार्डिंग मतलब क्यू, क्वालिटी का क्यू है, तो क्वालिटी के रिलेटेड है तो जैसे Q1, Q2, Q3 ऐसे, Q4 ऐसे करके Q14 तक गाइडलाइंस है, राइट। अब ऐसा भी नहीं कि खाली क्यू ही इम्पोर्टेंट है क्वालिटी के लिए, बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस भी है जो रिलेटेड है क्वालिटी के। जैसे अभी नाइट्रोसामाइन का बहुत जिक्र होता है तो उसकी गाइडलाइन है M7। मतलब ऐसे रिलेटेड गाइडलाइंस भी रिफर करनी होती है, लेकिन मेनली जो गाइडलाइन है क्वालिटी के रिलेटेड वो क्यू गाइडलाइन है, राइट। उसमें भी एडीएल के रिलेटेड और क्यूसी के रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो है Q1, Q2, Q3, Q6 एंड मेनली Q14। ये गाइडलाइंस एडीएल के रिलेटेड मतलब बहुत काम आती है। इसमें भी पार्ट्स होते हैं, राइट। तो Q1 किस लिए है, जैसे Q1 है स्टेबिलिटी के लिए है, Q2 है वो वैलिडेशन के लिए है, Q3 है वो इम्प्यूरिटीज के बारे में जानकारी देती है, Q6 है वो स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी देती है, Q14 है वो मेथड डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी देती है, राइट। इसमें भी सब पार्ट होते हैं, जैसे Q1 ए, Q1 बी, Q1 सी, डी, ई, इस तरह से पार्ट है। जैसे Q2 हो गया तो Q2 R2 वो वैलिडेशन की गाइडलाइन है, Q3 जो इम्प्यूरिटीज की गाइडलाइन है उसमें Q3 ए, बी, सी, डी ऐसे ऐसे करके सब पार्ट्स हैं, राइट। तो ये सारी क्यू से रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो आईसीएच के अंदर दी गई है। उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मेथड डेवलपमेंट करनी होती है, एनालिसिस करना होता है और हम हार्मोनाइज तरीके से मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथड डेवलप कर सकते हैं, क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो ये मेनली आईसीएच हो गया। तो अब बात करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया क्या है? तो जैसे आईसीएच गाइडलाइन है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को हार्मोनाइज करती है, वैसे ही अगर टेस्टिंग्स है मतलब जो टेस्ट है उसको भी ग्लोबली हार्मोनाइज करना पड़ता है। अगर मैं मेरी ड्रग का एनालिसिस अपने हिसाब से करता हूँ, दूसरा कोई साइंटिस्ट उसकी ड्रग का एनालिसिस अपने हिसाब से करता है, मतलब सेम ड्रग का एनालिसिस अपने हिसाब से करता है, तो अगर जब वो ड्रग दूसरी कोई कंट्री में जाती है या दूसरी जगह पर जाती है तो उसका एनालिसिस वो अपने हिसाब से करेगा, तो रिजल्ट्स के वेरी होने के चांसेस है, राइट। मतलब कोई एक्स व्यक्ति पर्सन ये तय नहीं कर पाएगा, कंपनी ये तय नहीं कर पाएगी कि ये ड्रग ह्यूमन यूज के लिए सही है या नहीं, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सारी मेथड्स जितनी भी एक ड्रग के लिए जितनी भी मेथड है उसको भी एक स्टैंडर्ड देना पड़ेगा कि हाँ ये है स्टैंडर्ड और इस हिसाब से आपको एनालिसिस करना है, तो वो हार्मोनाइजेशन उसका भी करना पड़ता है। आईसीएच के अंदर एक गाइडलाइन है Q4 गाइडलाइन, वो फार्माकोपिया के हार्मोनाइजेशन के लिए बनाई गई है, राइट। तो उसमें एक बॉडी होती है, जैसे आईसीएच की बॉडी होती है जिसमें सर्टेन पीपल्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उसका एक ग्रुप होता है।
वो डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए कौन-कौन से स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, राइट? हर एक अपने हिसाब से स्पेसिफिकेशन नहीं रखता है। जैसे इनोवेटर है, कोई इनोवेटर हो गया, उसने कोई एक्स ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की है, मैन्युफैक्चर की है या रिसर्च की है, नई ड्रग, राइट? न्यू ड्रग, न्यू ड्रग एंटिटी कोई है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन सेट किया है। तो वो स्पेसिफिकेशन क्या एक्चुअल होना चाहिए, वो फिर वहां से जो रेगुलेटरी या जो मोनोग्राफ के लिए जो बॉडी बनाई गई है, वो उस डेटा को लेगी और स्पेसिफाई करेगी कि स्पेसिफिकेशन के अंदर कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए। वैसे ही हर एक जगह से अगर ग्लोबली वो ड्रग एक्सेप्टेड है, हर एक जगह से अलग अलग स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, तो उसको मॉडिफिकेशन को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो बॉडी काम करती है और एक जनरल स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करती है, राइट? तो जैसे अगर कोई ड्रग, यूएस की तो कोई ड्रग है, मैंने यहाँ पे मंगवाई है, मेरी कंपनी में वो ड्रग आई है और मुझे उसका टेस्टिंग करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो उस कंपनी, उसका जो मोनोग्राफ होगा वो मैं, मतलब फार्माकोपिया होगा, उस फार्माकोपिया में देखूंगा और उसको स्टडी करूंगा, उसका टेस्टिंग करूंगा, राइट? तो ये तो हो गई हार्मोनाइजेशन की बात कि क्यों हार्मोनाइजेशन करना होता है, क्योंकि एक ड्रग का एनालिसिस एक ही तरीके से हो, राइट? अब फार्माकोपिया मतलब क्या, पहले तो वो समझ लेते हैं कि फार्माकोपिया, हमने समझा कि जो हार्मोनाइजेशन के लिए एक जगह पे टेस्टिंग की सारी मेथड और स्पेसिफिकेशन है, ये तो हो गया जनरल टर्म, राइट? तो फार्माकोपिया के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक जनरल नोटिसिस और दूसरा मोनोग्राफ, राइट? अब यहाँ पे हम एक बात और समझ लेते हैं कि फार्माकोपिया मतलब अगर इंडिया के अंदर कोई ड्रग बन रही है, राइट, उसका रिसर्च रिसर्च हुआ है, तो उसकी एक सर्टेन मेथड होगी जो हमने यहाँ पे इंडिया में डेवलप की गई है, तो वो इंडियन फार्माकोपिया के लिए के अंदर सबमिट होगी, राइट? वैसे ही यूएस में अंदर कोई ड्रग एक्सेप्टेबल है और या तो फिर मार्केट हो रही है या कुछ भी वॉट एवर वहां पे रिसर्च हो रही है, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और उसकी टेस्टिंग टेस्टिंग की जो मेथड्स होगी, जो स्पेसिफिकेशंस होंगे, वो यूएस के फार्माकोपिया में होंगे, तो मतलब वो हो गई यूएस। वैसे ही सेम ब्रिटिश फार्माकोपिया, ईपी, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो भी ड्रग्स है उसके मेथड्स हैं, वो सारी ईपी में दी गई होगी, इसी हिसाब से जेपी। तो इस तरह से सारी फार्माकोपियाज होती है, राइट? अब ये सारी फार्माकोपिया भी इंटरकनेक्टेड होती है, मतलब वो भी हार्मोनाइज होती है कि जो भी रिलेटेड चेंजेस होते हैं एक ड्रग के लिए कोई फार्माकोपिया के अंदर, तो उसके रिलेटेड चेंजेस अलग अलग फार्माकोपिया में भी सजेस्ट किए जाते हैं, राइट? तो फिर बाद में अमेंडमेंट आता है और मॉडिफिकेशंस होते हैं मोनोग्राफ के अंदर या तो फार्माकोपिया के अंदर, राइट? तो वो बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने बात करी कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, अब क्वेश्चन ये होता है कि फार्माकोपिया के अंदर मेथड रजिस्टर करवाने की या तो फिर देने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों मैं अपनी मेथड फार्माकोपिया में नहीं नहीं रजिस्टर करवाता, मैं अपनी ड्रग है, मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करूंगा, क्यों ऐसा करना है? तो ये क्वेश्चन है कि वाई। तो ये इसलिए ऐसा करना है कि अगर मैं कोई ड्रग बनाता हूँ ह्यूमन यूज के लिए है और वो ग्लोबली मैं मार्केट कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने पहले बोला कि उस ड्रग का एनालिसिस वहां पे होना चाहिए, होगा, और वो अपनी मेथड के हिसाब से करेगा, राइट? तो अगर वो अपनी मेथड के हिसाब से करेगा, वहां पे फेल हुआ या तो फिर रिजल्ट वेरी आया, तो क्वेरी आने के चांस, बहुत सारी क्वेरीज आएगी, राइट? तो और एक चीज ये है कि अगर मैं इनोवेटर हूँ, मान लीजिए कि मैंने मैंने कोई ड्रग इनोवेट की है,
राइट। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, वो भी मैंने इनोवेट किया है, और मेथड जो एनालिसिस की मेथड वो भी मैंने अपने हिसाब से बनाई है, और उसका मतलब उसका डेवलपमेंट किया है, और उसके बाद उसका वैलिडेशन करके वो एक परफेक्ट मैंने एक मेथड बनाई है। तो अगर मैं वो मेथड फार्माकोपिया के अंदर सबमिट करवाता हूँ, तो वो ड्रग जहाँ पर भी किसी भी कंट्री में जाएगी, वहाँ पर वो एनालिस्ट या साइंटिस्ट उस मेथड को फॉलो करके एनालिसिस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो फार्माकोपिया के अंदर वैलिडेट की गई है, राइट। फार्माकोपिया के अंदर वैलिडेट की गई है। कैसे? मतलब फार्माकोपिया के अंदर वैलिडेट मतलब कि कोई भी फार्माकोपिया होती है, वो ऐसे ही मेथड नहीं ले लेती, राइट। तो उसके जो आईसीएस गाइडलाइंस के अंदर जो पैरामीटर्स है, जैसे हमने बात की, उस हिसाब से फार्माकोपिया की खुद की अपनी लेबोरेटरीज भी होती है, उसकी एफिलिएटेड लेबोरेटरीज भी होती है, राइट, जिसके साथ उसका टाइप होता है, अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज होती है। उसके अंदर वो मेथड का वेरिफिकेशन या वैलिडेशन करवाते हैं प्रॉपर, और सटीक मतलब सही मेथड को वो इम्प्लीमेंट मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं मोनो इस फार्माकोपियल मोनोग्राफ के अंदर, राइट। तभी उस मेथड पे हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ, ये मेथड सही है, और उससे टेस्टिंग करना है। तो अगर यूएस की कोई मेथड है, यूएस की कोई कंपनी उसका इनोवेटर है, तो यूएसपी के अंदर उसका उसकी मेथड होगी। तो हमें वो यूएस की फार्माकोपिया को रिफर करना है। अगर हम वहाँ की कोई ड्रग करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो है, वो तो है, लेकिन अगर हम यहाँ से कोई ड्रग यूएस के लिए बनाना चाहते हैं, या तो फिर यूरोप के कंट्री के लिए बनाना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर हमें उस कंट्री की फार्माकोपिया को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से केस में? जैसे जेनरिक केस में। अब ये एक हो गई बात एक्सपोर्ट की या इनोवेटर की, राइट, जो आरएलडी बनाता है, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग। लेकिन अगर मैं जेनरिक ड्रग बनाता हूँ, मतलब आरएलडी के जैसी ड्रग बनाता हूँ, तो यूरोप कंट्री में ऑलरेडी है, लेकिन जेनरिक ड्रग मैं इधर बना रहा हूँ, सेम ड्रग, तो भी मुझे फिर उसी मोनोग्राफ को या फार्माकोपिया को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, अगर मुझे यूएस में या फिर उस कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करना है। तो अगर मैं डोमेस्टिक के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे डोमेस्टिक फार्माकोपिया को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे इंडियन फार्माकोपिया के जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि किस तरह से फार्माकोपिया वर्क करती है, राइट। तो वो अपनी लेबोरेटरीज के अंदर उसको वैलिडेट करते हैं, मेथड को सही तरीके से जांच करते हैं, राइट। अब जो हम आगे बात कर रहे थे कि फार्माकोपिया में एग्जैक्टली होता क्या है। तो फार्माकोपिया में होता है, दो पार्ट होते हैं, एक जनरल चैप्टर्स या तो फिर नोटिसिस, और दूसरा मोनोग्राफ। जनरल चैप्टर और मोनोग्राफ में क्या अंतर है? जैसे कोई स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, राइट, फिर एलओडी हो गई, एसओआर हो गया, एसए, आरएस, जीसी रेसिडुअल सॉल्वेंट हो गए, ये सारे टेस्ट होते हैं। इसमें से बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिसकी मेथड कॉमन होती है, सारे ड्रग के लिए एक ही मेथड होती है। जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन में हमें क्या करना है कि ड्रग को देखना है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो देखना है, चेक करना है। तो उसके लिए हर एक ड्रग के लिए अलग अलग मेथड नहीं होती है कि उसको, हाँ, एक पैकेट में 1 ग्राम सैंपल लिया और उसको विजुअल तरीके से देखो या जो भी है, लेकिन सेम टेस्ट फॉलो होता है सारी ड्रग के लिए। वैसे ही सेम सॉल्युबिलिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में होती है, लेकिन उसकी मेथड तो सेम ही होती है कि इतना सॉल्वेंट, इतना सैंपल लिया और इतने एमएल के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल करना है, राइट। एलओडी हो गई कि इतने डिग्री पर इतने घंटे के लिए सैंपल को ड्राई करो और उसका लॉस ऑन ड्राइंग देखो। सल्फेटेड ऐश हो गया, हैवी मेटल हो गया, ये सारी मेथड
कॉमन मेथड होती है। तो ये ऐसी जो कॉमन मेथड होती है उसका रेफरेंस दिया होता है जनरल चैप्टर्स के अंदर। और मोनोग्राफ क्या है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग का क्या स्पेसिफिकेशन होगा उसके हिसाब से उसके सारे टेस्ट ये दिए होते हैं कि इस ड्रग के अंदर ये सारे टेस्ट करने हैं। उसमें जो कॉमन टेस्ट हैं वो जनरल चैप्टर में जाके देख कर करने हैं, और जो कॉमन टेस्ट नहीं है जैसे ऐसे आरएस रिलेटेड कंपाउंड रिलेटेड सब्सटेंस या क्रोमेटोग्राफिक प्योरिटी, हम जो भी बोले इम्प्योरिटी प्रोफाइल या रेसिडुअल सॉल्वेंट हो गया या डिसोल्यूशन हो गया अगर ड्रग प्रोडक्ट है, राइट। तो वो सारी मेथड जो स्पेसिफिक मेथड है वो मोनोग्राफ के अंदर दी गई होती है कि वो कैसे करनी है। वो हर एक ड्रग के लिए अलग अलग होती है। तो जो कॉमन मेथड है उसको रिफर करते हैं जनरल चैप्टर्स के अंदर, और जो स्पेसिफिक मेथड है वो मोनोग्राफ के अंदर दी गई होती है। तो फार्माकोपिया इस तरह से बनती है। अगर किसी मेथड के अंदर मॉडिफिकेशन आता है, राइट, तो उसका फिर नेक्स्ट जो वर्जन आता है उसमें फिर अमेंडमेंट लिया जाता है, राइट। तो आईपी के वर्जन होते हैं, यूएसपी के वर्जन होते हैं, राइट, ईपी के वर्जन होते हैं। इस तरह से हर एक फार्माकोपिया जो हर एक साल या तो फिर जो अगर चेंजेस होते हैं तो उस साल नया वर्जन निकालती है। इस तरह से मोनोग्राफिया फार्माकोपिया काम करती है। अब इतनी सारी फार्माकोपिया है, इसके अंदर मेनली ग्लोबली जो फॉलो होती है वो है यूएसपी और यूरोप फार्माकोपिया, राइट। क्यों? क्योंकि जो यूएस से रिलेटेड मतलब यूएस के 140 कंट्रीज है, राइट, और जिस कंट्रीज की खुद की रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती वो भी क्या करती है कि जिस देश की रेगुलेटरी बॉडी है उसको ही रिफर करती है। जैसे यूएस को रिफर करने वाले बहुत सारे कंट्री हैं, उसकी रेगुलेटरी को वो रिफर करते हैं। इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत सारी है और उसको भी उसका रेगुलेटरी बॉडी को उसकी रेगुलेटरी बॉडीज को यूज करने वाले बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो कंट्रीज नंबर ऑफ कंट्रीज बहुत ज्यादा है जो उसको इसको फॉलो करते हैं। इसीलिए अगर मेनली यूएसपी और ईपी फार्माकोपिया को फॉलो किया जाए तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ मार्केट के अंदर आपकी ड्रग बिना क्वेरी के मार्केट हो सकती है। इसीलिए ये मेन यूएसपी और ईपी को फॉलो किया जाता है, राइट। फिर पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट है तो उसके हिसाब से डोमेस्टिकली जो फार्माकोपिया है उसको फॉलो किया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब फार्माकोपिया और एक चीज करता है जो एनालिसिस के लिए, मतलब अगर हम मोनोग्राफ फॉलो कर रहे हैं तो एनालिसिस के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। वो स्टैंडर्ड भी मोनोग्राफ मतलब फार्माकोपिया प्रोवाइड करती है। अगर यूएस फार्माकोपिया के अंदर कोई मोनोग्राफ है, राइट, एसएआरएस, उसके पर्टिकुलर कोई टेस्ट हमें करना है तो उस टेस्ट को करने के लिए हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए। क्यों रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए? क्योंकि अगर मैं अपनी लैब के अंदर कोई मटेरियल बना रहा हूं, मतलब ड्रग बना रहा हूं, तो उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी पोटेंसी को चेक करने के लिए कोई एक्सटर्नल ड्रग चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो, राइट, जिसकी पोटेंसी नोन हो। तो अगर मैं अपनी लैब में बना रहा हूं तो उसको 100% नहीं मान सकता, राइट। तो अगर मुझे कोई ड्रग बनानी है जो मैं फार्माकोपिया जैसे आईपी फार्माकोपिया को आईपी को फॉलो करके मैं उसका एनालिसिस करना चाहता हूं तो आईपी से उस ड्रग का रेफरेंस स्टैंडर्ड मंगवाऊंगा। अगर मैं ईपी फॉलो कर रहा हूँ यूरोपियन फार्माकोपिया तो मैं ईपी से उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड मंगवाऊंगा। यूएसपी कर रहा हूँ तो यूएसपी से उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड मंगवाऊंगा, राइट। तो अब ये रेफरेंस स्टैंडर्ड वो लोग कहाँ से लाते हैं? फार्माकोपिया ये रेफरेंस स्टैंडर्ड कहाँ से प्रोवाइड करवाता है? तो जैसे मैंने आगे बात करी, जैसे मेथड की बात करी, वैसे ही सेम जैसे अगर कोई इनोवेटर है, उसने अपनी मेथड फार्माकोपिया में सबमिट करवाई है,
इनोवेटर ने अपनी ड्रग भी सबमिट कराई रेगुलेटरीज के अंदर, राइट, या तो फिर उसके पेटेंट के लिए जो भी फाइलिंग किया है ये वो, राइट। तो उससे ये रेगुलेटरी बॉडीज, ये जो फार्माकोपिया बॉडी होती है वो ड्रग भी लेती है, राइट। और उसको, अगर उसकी प्योरिटी 99 है, 98 है, तो उसको फर्दर मोर प्योरिफिकेशन करती है। और वो प्योरिफिकेशन कौन करता है? जो ये फार्माकोपिया बॉडी होती है उसकी जो लेबोरेटरीज होती है, उसकी खुद की लेबोरेटरीज होती है, जिसमें वो मेथड का भी वैलिडेशन वो सब करके देखती है। उसमें या तो फिर उसने जिसके साथ कोलैबोरेशन किया है उस लैब को ये प्योरिफिकेशन का और कैरेक्टराइजेशन का और वो सब काम देती है, राइट, कि उस ड्रग को वो 100% तक प्योर करती है। उसका फिर आइडेंटिफिकेशन करती है कि ड्रग वही है, सेम उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर IR, NMR, मास, ऐसे सारे टेस्ट करके उसका कैरेक्टराइजेशन करके उसको फाइनल करती है एज अ रेफरेंस ड्रग, राइट। और उसके छोटे छोटे वायल भरती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के अंदर उसके छोटे छोटे वायल भरती है। और उस वायल को, क्योंकि उसकी पोटेंसी सेम रहे, राइट, उसको पर्टिकुलर उसके स्टोरेज के अंदर वो स्टोर करती है और प्रोवाइड करवाती है। जिस भी कस्टमर को वो चाहिए उसको वो प्रोवाइड करवाती है। इसी तरह इम्प्यूरिटी के रेफरेंस स्टैंडर्ड भी होते हैं, लेकिन इम्प्यूरिटीज के जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब वो जहां से इम्प्यूरिटीज मंगवाते हैं, ज्यादातर उसकी प्योरिटी 85% या 90%, कुछ कुछ की 95% के आसपास होती है। तो उसको भी 100% प्योर करना जरूरी है, क्योंकि वो इतनी कम प्योरिटी में आती है तो उसका प्योरिफिकेशन का खर्चा भी ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर इम्प्यूरिटी रेफरेंस स्टैंडर्ड मंगवाते हैं तो वो महंगे होते हैं, क्वांटिटी बहुत छोटी आती है और प्राइस अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो यही कारण है कि उसके अमाउंट बहुत ज्यादा होते हैं इम्प्योरिटी रेफरेंस स्टैंडर्ड के, राइट। उसका भी कैरेक्टराइजेशन और वो सब करके फिर वो हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाती है। वैसे ही सारी फार्माकोपिया जितने भी रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, राइट। और वो उसके अगेंस्ट हम अपने ड्रग की पोटेंसी को चेक कर सकते हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड की पोटेंसी 100% मानी जाती है। तो उसके अगेंस्ट हम अपने ड्रग की पोटेंसी चेक करते हैं और देखते हैं कि वो कितना है, 99.5% है, 99% है, राइट। और वो डिफाइन करके उस वर्किंग स्टैंडर्ड उसको एज ए वर्किंग स्टैंडर्ड WRS आइडेंटिफाई करते हैं। और क्योंकि रेफरेंस स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा महंगे होते हैं उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं हम, एक पर्टिकुलर अच्छी बैच को हम वर्किंग स्टैंडर्ड बनाते हैं और उस वर्किंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट सारी बैचों का बैच टू बैच हम एनालिसिस करते हैं, राइट। तो ये हो गई रेफरेंस स्टैंडर्ड की बात और वर्किंग स्टैंडर्ड की बात कि क्यों कैसे फार्माकोपिया वर्किंग स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करवाती है और क्यों करवाती है, ताकि एनालिसिस में उस हिसाब से भी हार्मोनाइजेशन रहे। तो अब तक हम समझ गए हैं इस बात को, दो टर्म्स हमने आज समझ ली है। ICH गाइडलाइन कैसे काम करता है, राइट, वो क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, कैसे वो हार्मोनाइज करता है पूरे ग्लोबल सिस्टम को, फार्मास्यूटिकल टेक्निकल रिक्वायरमेंट को। और फार्माकोपिया जो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है, फिर भी वो कैसे हार्मोनाइज है और उसका फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के अंदर कैसे यूज होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ क्रोमिस्ट्री पर।